Yeah. So we are going to do the United States of America first day, day one. जो हमारा day one रहेगा, that we are going to talk about the history. हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, वेदर और इकोनॉमी ऑफ अमेरिका के बारे में बात करेंगे. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, व्हेन यू काउंसल पीपल. लोग आके आपको ये नहीं पूछेंगे कि मेरे को कौन सी डे वन, मतलब द फर्स्ट डे दैट समबडी मीट्स, राइट. बहुत कम लोग इतने फोकस्ड होंगे जो आके पूछेंगे कि मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी में, विच यूनिवर्सिटी डू आई वांट टू गेट इनटू. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू come on day one, ask you about this, right? Most people are going to ask कि मेरे को यूएस जाना है और कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, right? So it is very important for us to understand the history, the geography, the demography, the weather and the economy of US. काफी बार हम लोग ये सारी चीजों को डिस्काउंट कर देते हैं. हम लोग काफी बार ये सारी चीजों को डिस्काउंट कर देते हैं. ये सारी चीजों को हम मध्य नजर नहीं रखते हैं. हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है. हमें तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज के नाम पता होना चाहिए. लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज लगभग 6,000 यूनिवर्सिटीज हैं यूएस में, राइट. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज के नाम हम याद कर सकें, राइट. हमें प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज. सो यूनिवर्सिटी के नाम याद रखना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर अ गुड काउंसलिंग ऑफ यूएस, फॉर एनी कंट्री फॉर दैट मैटर. मैं एक बहुत क्लियर मानता हूं कि ये यूनिवर्सिटी के नाम याद रख के यू विल नॉट बी एबल टू काउंसल पीपल. यू विल हैव टू सैटिस्फाई देम अबाउट द कंट्री फर्स्ट, कि ये उसकी हिस्ट्री कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, वेदर कैसा है और इकोनॉमी कैसा है. तो डे वन को हम ये सारी चीजें देखेंगे, जो कि आज है ऑफ कोर्स. कल हम लोग यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और एक्सेप्शंस, जो कि ये एलिजिबिलिटी से ज्यादा कुछ अलग टाइप के कोर्सेज हैं, राइट, उसके बारे में बात करेंगे. द सेकेंड डे वी आर गोइंग टू लुक एट यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और एक्सेप्शंस. ये डे 2 का हमारा एजेंडा रहेगा. डे 3 को हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, जो कि पाथवे प्रोग्राम्स. काफी लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी. और पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस हम देखेंगे कि यूएस में कोई भी एप्लीकेशन करना हो, जिसको हम वीजा एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वीजा एप्लीकेशन करना है तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे करते हैं. वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू द प्रोसेस, राइट. एंड डे 4 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. काफी जगहों पे लोगों को ये सारी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, राइट. यू गो टू द बेस्ट ऑफ कंसल्टेंसीज विच गिव यू कंसल्टेंसी अबाउट यूएस. जैसे आप कानन में जाओ, मैं नाम के साथ बोलता हूं, ये तो हमारा इंटरनल क्लोज ग्रुप है. कानन जाओ, ये जाओ, उनको ये चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता. व्हाट आर योर वर्क एंड सेटलमेंट ऑप्शंस. एक्चुअली ये वर्क एंड सेटलमेंट ऑप्शंस जो लोग यूएस में पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा क्लियर होता है, ऐसा मुझे नहीं लगता, राइट. तो ये चीज बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि काफी लोगों को हमें ये चीजें बतानी चाहिए कि व्हाट आर योर वर्क एंड सेटलमेंट ऑप्शंस इन द यूएस, राइट. वर्क एंड सेटलमेंट ऑप्शंस इन द यूएस हमें बतानी चाहिए. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि किसी आदमी को यूएस जाना है, किसी स्टूडेंट को यूएस जाना है, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि उसको यूएस क्यों जाना चाहिए. जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, राइट. दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. तो अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई हाँ, उसको द पर्सन शुड गो टू से कंट्री लाइक, लेट अस टेक अ कंट्री पाकिस्तान, राइट. अगर किसी को मैं बोलूं कि भाई तेरे को पाकिस्तान जाके पढ़ना चाहिए, तो सभी लोग बोलेंगे कि भाई हाँ, पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, इसका इकोनॉमी का कोई ठिकाना नहीं है, right, things like. So obviously there will be a question कि why to go to Pakistan, right. People should not go to Pakistan and study because उसके इकोनॉमी का कोई ठिकाना नहीं है, politically stable नहीं है, and things like that. So let us look at America from the perspective कि अमेरिका है क्या चीज, right. So काफी लोग इस चीज को समझते नहीं है कि भाई अमेरिका एक्चुअली क्या है. So I'll just give you a snapshot of how America looks like. These are some basic facts about the United States of America. पहला है फ्लैग, विच इज द कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है. दिस इज हाउ द अमेरिकन फ्लैग लुक्स लाइक. दिस इज सो यहां पे आप देखोगे कि कुछ तारे बने हुए हैं. ईच ऑफ दीज स्टार्स रिप्रेजेंट अ स्टेट. ईच ऑफ दीज स्टार्स रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट. एंड इन टोटल देयर आर 50 स्टेट्स इन अमेरिका. 50 स्टेट्स हैं. ईच ऑफ दीज स्टार्स रिप्रेजेंट अ स्टेट, तो दैट मीन्स देयर आर 50 स्टार्स इन दिस फ्लैग दैट यू कैन सी. वर्ल्ड मैप में अगर आप अमेरिका को देखो,
तो यहाँ पे अमेरिका है, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज यू नाउ नो दैट दिस इज कनाडा, राइट, ओके, दिस इज ग्रीनलैंड, दिस इज अ पोर्शन कॉल्ड ग्रीनलैंड। ये जो है दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अमेरिका कॉल्ड अलास्का, और यहाँ पे एक पर्ल हार्बर बोल के जगह है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अमेरिका, राइट। दिस इज सेंट्रल अमेरिका एंड दिस इज ऑब्वियसली साउथ अमेरिका जहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह आता है, राइट। दिस इज सेंट्रल अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका विच primarily constitutes to America, United States of America and Canada. This is also a part of America. This is Greenland, right? And there is a small part of America out here also, right? So this is the flag, coat of arms. Motto, in God we trust. Okay, इसको भूल जाओ. Anthem भूल जाओ. 1 minute 19 seconds as compared to 52 seconds जो हमारा है, which is the Jana Gana Mana Adhi, right? Washington DC is the capital. You should not confuse Washington DC with a state जिसका की नाम है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन बोल के एक स्टेट भी है अमेरिका में और एक सिटी भी है जिसका नाम वॉशिंगटन डीसी है, राइट, ओके। लार्जेस्ट सिटी इज न्यूयॉर्क, विल कम टू दैट इन द यूएस। लार्जेस्ट सिटी इज न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है, पहला ये कि दिस इज द एथनिक डिविजन ऑफ यूएस। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो देखिए, दिस इज द एथनिक डिविजन, जहां पे कि आपको 6% एशियंस दिखते हैं। बाय द वे, दीज आर ऑफिशियल फिगर्स, वी डोंट हैव एनीथिंग अनऑफिशियल इन दिस, राइट। इधर ऑफिशियल, अनऑफिशियल फिगर्स में एशियंस काफी इससे ज्यादा है, राइट, बट देन 6% यू कैन सी इज एशियंस, राइट। एंड रिलीजन अगर आप देखो तो दिस इज द रिलीजन, एज यू कैन सी, प्राइमरीली इट इज Christianity that is being followed, right? There are 1% Hinduism, there is a little bit of Muslim community as well, right? And things like that, right? Judaism, things like that, okay? But then primarily it's a Christian-based country, as you can find, right? Okay. Now this is important. I don't know how many of you know it, but then like India, America भी was governed by Great Britain or England, जिसको कि हम Great Britain या England बोलते हैं. It was also और ये डिक्लेरेशन जो है उन्होंने 4 जुलाई 1776, अपना जैसे 15/8/1947 है, ये डेट उनके लिए 4 जुलाई 1776 विच इज देयर इंडिपेंडेंस डे, राइट. सो ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस का डे इनका 1776 है, राइट. 1781 में उनका कन्फेडरेशन बना. दिस इज दैट सेम डेट एज 26/01/1950 जो हमारे लिए है, राइट. दिस इज द सेम डेट एज देम, राइट. इसको रिकॉग्निशन मिला 1783 में. बाकी दुनिया ने बोला हाँ हम अमेरिका को मानते हैं कि भाई इट इज अ कंट्री, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड अमेरिका, जो हम मानते हैं वो 1783 में. 1788 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और लास्ट अमेंडमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में May 5, 1992 को हुआ. ठीक है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं रखता है. ये एक छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन यूएस एंड इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. टोटल यूएस का जो एरिया है, राइट, द एरिया ऑफ टोटल यूएस ऑफ एरिया, राइट, इज 9,08,000, मतलब 98,33,520 स्क्वायर किलोमीटर्स. विसाविस जो इंडिया है, राइट, दैट इज 32,87,263. इतना अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट. लेकिन हाँ, अलबत्ता ये बात बिल्कुल सही है दैट इंडिया मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एरिया वाइज. इंडिया मल्टीप्लाइड बाई 3 इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लगभग 3 गुना एरिया है. एरिया वाइज दे आर 3 times larger than US, larger than India, right? So this is what we need to remember, right? Okay, very good. Population estimate 33 crores 2022 में, और अपना 2023 में as you can see is 140 crores. 140 crores is what we are, right? They are 33 crores. They are 33 crores, we are 140 crores. So obviously now you can see that USA multiplied by approximately 5 is equal to India when it comes to population. And that reflects in everything. Why students want to go to US? ये एक बेसिक कारण उसका ये है, बहुत बड़ी कंट्री है. इट्स अ ह्यूज कंट्री. पॉपुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे. एंड राइट, उसका जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से 5 गुना लगभग कम है. There is another reason,
there is another reason. As you can see now कि जो density, population density as you can see is 33.6 per square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में खाली 33.6 लोग रहते हैं यूएस में. वही फिगर इंडिया में आप अगर देखने जाओ तो वही फिगर इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इज 422, राइट. एक स्क्वायर किलोमीटर में 422 लोग रहते हैं. और सिटीज में तो ये चीज बहुत ही खराब होगी. मतलब एज फॉर एग्जांपल अगर मैं सूरत की बात करूं तो सूरत की अगर मैं सूरत का एरिया देखने जाऊं तो इट इज अराउंड 150 स्क्वायर किलोमीटर, राइट. 150 स्क्वायर किलोमीटर, जहां पे कि 60 लाख लोग रहते हैं. So if you divide 60 lakh by 150 square kilometer, the figure will come to around 4,000. तो यहाँ पे 4,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, विसाविस 33.6 जो कि आपको यूएस में मिलते हैं. This is very important for us to understand. Now, the most important reason why people probably want to go to the US, सबसे important reason why people लोगों को US जाना रहता है, वो है ये वाला फिगर. ये बहुत important फिगर है. As you can see that the total GDP of US is 26.95 trillion US dollars, right? Which is in the number one position in the world. Which is in the number one position in the world. They are the leading economy in the world. 26.950 trillion economy. India vis-a-vis is 3.732, which is the fifth largest economy in the world. We are also doing fine, but then आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है 1 और 5 में. एक 3.73 which is we are driving towards a 4 million economy. मोदी जी बार बार बोलते हैं कि by the end of 2020s we will have a 5 million economy. But अभी अपना जो economy है वो we will touch 4 million barely. They are at 27 trillion, ऐसा हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं. And the per capita income is 80.412, 80,412. 80,412. Just multiply that by 80. That would approximately mean कि पर कैपिटा एक पर्सन को 64 लाख का इनकम है एक साल में. अप्रोक्सीमेटली 64 लाख इंडियन रुपीज, 880, राइट. 64 लाख इंडियन रुपीज का इनकम है. वैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ये बहुत सारे लोगों के पास, जैसे इंडिया में है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों के पास हैंड टू माउथ है, लेकिन वो ठीक है. अप्रोक्सीमेटली इफ यू डिवाइड इट इक्वली, then the per capita income is 64 lakhs per annum, which is a huge amount. 64 लाख रुपए की सैलरी इंडिया में मिलने में it is going to be very difficult. I'm quite sure India unfortunately is at a meager $2,600. So $2,600 multiplied by say 80, मतलब अगर 3,000 आप अगर गिनते हैं तो it is 2,40,000 per annum, right? 2,40,000 per annum. 2,40,000 भी again distributed नहीं है, as you can understand, right? We are going to quickly brush through a brief history, a very brief history of how US is. A very brief history. We are not going to take too much deliberation on this, लेकिन हमें एक very brief history पता होना चाहिए कि भाई how US is, right? Okay. So it all started with somebody called Christopher Columbus, जो कि हमारा कंपनी का नाम भी है. as you know Columbus Evolve and Education, the companies that we name, right? 1492 में ऑलमोस्ट मरते बचा एक आदमी क्रिस्टोफर कोलंबस लैंड करता है in this place and he names it America, right? 1600, obviously this guy was European, right? As you can understand, 1600s में इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश सभी लोग जाकर के यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में बस जाते हैं, right? Okay. Now, what is the East Coast and what is the West Coast? ये बहुत important है आप लोगों के लिए समझना कि what is the East Coast and what is the West Coast of US. वैसे उसमें समझने लायक कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, if you look at the map, right? If you look at the map, right? This is North America and they say this is South America, right? यहाँ का जो portion है, this is यहाँ पे यूरोप है. As you can understand that this is Europe, right? और यहाँ पे जापान है. Somewhere here is Japan, right? जापान और इसके बीच में पैसिफिक ओशन है और इसके यूएस और इसके बीच में अटलांटिक ओशन है. दिस इज द अटलांटिक ओशन, राइट? दिस पोर्शन ऑफ यूएस इज कॉल्ड द ईस्ट कोस्ट and this portion is called the west coast.
ये वेस्ट कोस्ट कहा जाता है, ये ईस्ट कोस्ट कहा जाता है और इसको मिडलैंड कहा जाता है। यूएस के बेसिक 3 डिविजन्स कहने के लिए ये 3 है, एक ईस्ट कोस्ट, एक वेस्ट कोस्ट और मिडलैंड, राइट? ओके, सो वी विल कम टू दैट। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें क्लैरिटी होगी, राइट, कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। उसके बाद पिलग्रिम्स वगैरह सब आए, ठीक है। 1754 से 63 के बीच में फ्रेंच एंड इंडियन, ब्रिटिश और फोर्सेस भी आ गए इसके अंदर। इसके बाद अमेरिकन जागे कि भाई ये हमारे जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने सिविल वॉर लड़ा ब्रिटिश के सामने। 1776 को जैसा मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस उनको मिल गया, और 1783 में पेरिस ट्रीटी ने पेरिस में अमेरिका को इंडिपेंडेंस दे दिया कि भाई अब अमेरिका बन गया, राइट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अमेरिका के हिस्ट्री में। 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो 1787, और 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन ये पहला प्रेसिडेंट बना ऑफ द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। इन्होंने कुछ वॉर्स बाद में भी ब्रिटिश के साथ लड़े। देवर वॉर्स बिटवीन द यूएस एंड द ब्रिटिश, उनको बाहर निकालने के लिए। एंड 1861 और 65 के बीच में यूएस का बहुत ही एक खराब फेज, जिसको कि सिविल वॉर बोला जाता है, जो कि बेसिकली ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में लड़ा गया, लेट अस पुट इट दैट वे, वो रहे, राइट। तो आज भी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन या डिविएशन बिटवीन ब्लैक और वाइट्स। अभी ब्लैक को राइट्स तो सारे मिल गए हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा मार्टिन लूथर किंग, ऐसे लोग यूएस में बहुत सारे राइट्स के लिए, जैसे इंडिया में भी हम लड़ते थे वैसे उन्होंने भी लड़ा, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोग्रेसिव एरिया, बीच में इनका एक पोजीशन ऐसा आया यहाँ पे 1929 में, जहां पे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनकी इकोनॉमी वर्चुअली कोलैप्स हो गई। 1989 ये एक पीरियड है, सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां पे कि यूएस कभी भी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था, विच स्टार्टेड इन 1941 टू 1945, राइट। वहां पे जापानीज इन्वेजन के कारण यूएस को पर्ल हार्बर बॉम्बिंग के कारण उसको घुसना पड़ा अंदर, और उसके बाद रशिया और यूएस के बीच में एक कोल्ड वॉर का पीरियड चला, जो कि 1989 में ख़त्म हुआ। ये अगर आपको और डिटेल्स में जानना हो तो कोल्ड वॉर आप यूट्यूब कर सकते हैं, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। ऑफ कोर्स ये तो सभी को पता है, 2011 में उनके ऊपर टेरर अटैक्स हुए, right, and ongoing challenges and developments in political, technology and society, ये तो चल ही रहा है, right, wherein people have got a lot of issues, वो ठीक है। This is important. Why do people want to go to US? Why do people want to go? They have been at the forefront of technology, cutting edge technology since a long period of time. पहला aircraft US में बना, assembly line, this is very important, ये कंसेप्ट डेवलप ही किया है यूएस ने। ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज ने अभी इसको अमल में ले लिया है, बट द असेंबली लाइन कंसेप्ट इन एवरीथिंग, जो प्रोडक्शन असेंबली लाइन है वो पूरा कंसेप्ट ही यूएस लेके आया है। सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जब ये असेंबली लाइन बना तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया टू द होल वर्ल्ड। सो दे वांटेड टू मेक अ थंब पिन, they wanted to make a thumb pin। ये जो पिन होता है, जो कि हम अमूमन पेपर क्लिप में लगाते हैं, टाँकनी, जिसको हम टाँकनी बोलते हैं, टाँकनी, राइट, वो टाँकनी बनाना उन्होंने पूरे दुनिया को बताया कि हाउ इज अ टाँकनी मेड। सीम्स वेरी सिंपल, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि एक टाँकनी बनाने के लिए ऐसा एक वायर लिया और एक आदमी को बोला एक टाँकनी बनाओ। तो टाँकनी बनाने के लिए ऊपर वाले को ऐसा राउंड करना पड़ता और सामने वाले को ऐसा पॉइंटेड करना पड़ता। एक आदमी उसको करता, राइट। Then they introduce 3 people. They introduce 3 people, एक आदमी, 2 आदमी और तीसरा आदमी, राइट। तो वो तीनों को उसने लगाया। पहले आदमी को खाली वायर को काटने का, दूसरे आदमी को वायर को ऊपर से मोटा करने का, और तीसरे आदमी को वायर के सामने वाले को छिलने का। दिस प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। पहली बात, एक्यूरेसी इंप्रूव हुई, देन 1% डूइंग ऑल द 3, देन 3% डूइंग द सेम जॉब। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन असेंबली लाइन। ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यूएस ने दिया। दिस वाज द बेसिक रीजन, जो क्योंकि वाई यूएस इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। पूरा मास प्रोडक्शन के ऊपर वो लोग लेके गए। और ऑब्वियसली एज यू कैन अंडरस्टैंड कि यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं था,
वो लोग खाली बना बना के दूसरे लोगों को दे रहे थे। टैंक बोलो, एरोप्लेन बोलो, हाँ, पिन से लेकर के शिप तक वो लोग यूएस बना बना के दूसरे लोग जो लड़ रहे थे उनको बना बना करके दे रहे थे। वो देने में दे ग्रीव रिच। 1940s में उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अगर किसी ने अभी ओपेनहाइमर मूवी आई थी, राइट, अभी आई थी थोड़े दिनों पहले, ओपेनहाइमर बोल के एक मूवी थी, बहुत सारे लोग देखने के लिए जा रहे थे, राइट। अगर किसी ने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1940s में बना, जहां पे वो लोग एटम बॉम्ब बनाने के लिए वो लोग बने, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो एनिग्मैक है, दिस बेसिकली इज योर डिजिटल कंप्यूटर जो आज बना। बाय द वे आपको शायद पता नहीं होगा या पता होगा, मुझे नहीं मालूम, कि जब पहले हमारा जो पहले अपोलो मिशन हुआ विच वाज इन 1969, जो रॉकेट को उन्होंने मून पे भेजा, राइट, उसका जो कंप्यूटर था वो आज आपके नॉर्मल फोन में जो कंप्यूटर होता है उससे बहुत बहुत पिछड़ा हुआ था, राइट। उसके साथ इट वाज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट द कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट वी हैव राइट नाउ, ओके। बट दे रियली वर्कड ऑन द टेक्नोलॉजी। 1946 से वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड ARPANET 1969 विच वाज द मदर ऑफ योर टोटल, अभी जो वर्ल्ड वाइड वेब है 1990, ये सारी चीजें आई है फ्रॉम यूएस। एंड पर्सनल कंप्यूटिंग, पहले कंप्यूटर्स पर्सनल यूज के लिए नहीं होते थे, उनको जो है वैक्यूम एरियाज में रखा जाता था, उनको लोगों को टच नहीं करने दिया जाता था। घर घर पे कंप्यूटर लाने वाले, ऑब्वियसली एज यू कैन नाउ नो दैट देयर आर दीज टू कंपनीज, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, जो कि घर घर में कंप्यूटर्स लेके आए, राइट। सो दीज आर ऑल द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी की मैं अगर बात करूं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, these are the two, and biotechnology, everything to do with biotechnology, as you can see, human genome is also a biotechnological process, right। ये सारी चीजें यूएस अभी एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। दुनिया में हर आदमी आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, हाँ, यूएस नंबर 1 है इन द वर्ल्ड, इट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सेम विद बायोटेक्नोलॉजी, राइट, ओके। सो दीज आर सम एरियाज दैट वी कैन सजेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स जो कि यूएस जाना चाहते हैं कि भाई कौन से एरियाज में उन्हें पढ़ना चाहिए, या दिस एंड दिस। सो पीपल हु आर फ्रॉम द बायोलॉजी ग्रुप, राइट, कैन बी टॉक्ड अबाउट, वी कैन टॉक अबाउट जीन्स, जीनोम, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, फोर फ्रंट पे आज यूएस है। और पीपल हु आर फ्रॉम द पीसीबी ग्रुप, पीसीएम ग्रुप rather, they can be suggested things like artificial intelligence, machine learning. They are basically at the number 1 position in the whole world as of now. These are some statistics जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या चीज को बेच रहे हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली सेलिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस इकोनॉमी इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, शोज अराउंड 26.95 ट्रिलियन। जैसा मैंने आपको बताया कि 27 दे विल बी टचिंग 27 मिलियन, राइट। ऑब्वियसली चाइना 17.7, ह्यूज डिफरेंस, 10 ट्रिलियन का डिफरेंस नंबर 1 एंड नंबर 2 में, you know, huge difference, okay। Germany number 3, Japan number 4, and proudly India number 5, right। We are proud definitely that we are the number 5th economy in the world, right, but still there is a huge difference between the number 5th economy and number 1 economy. So basically 27 divided by 4, if you go by that simple answer, you will find that the US economy, right, is approximately 7 times larger than the Indian economy, right? It is 7 times larger, and that too they are able to do it with only 33 crore people, while they are manufacturing this with around 140 crore people. That is a huge reason that why would people like to go to the US, right? There is a huge reason, that is a huge enough reason, right? Okay, कुछ pitfalls भी हैं, लेकिन वो pitfalls हम बाद में देखेंगे, right? We have just overtaken UK, as you know, right, France, Italy, Brazil, and this is Canada. यहाँ पे बहुत सारे लोग जाएंगे। Canada 2.12, right, trillion is their total economy, okay। But the idea is that if you look at this statistics, this is a very beautiful statistics, as you can see on the right hand side. I don't know whether you have to see the names, but then this is the first one is Luxembourg. There is a country called Luxembourg, right? These are the countries with the maximum GDP per capita. एक आदमी को सबसे ज्यादा पैसा कहां पे मिल रहा है?
right? So it starts with Luxembourg. This is an European country, very rich European country, around 127,000 US dollars. Then there is Norway, then there is Ireland, then there is Switzerland, right? Then there is Qatar. Okay, fine. अभी कतर के साथ पंगा हुआ था इंडिया का. Then there is चल ही रहा है rather. Then there is Singapore, and then there is US, right? Of course, these are all countries: Iceland, Denmark, Austria, Netherlands, Sweden, Canada. As you can see, this is Canada. Per capita, Canada is 55,000 US dollars, USD, right? Approximately इतनी, we can say एक आदमी की सैलरी लगभग इतनी होती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, right? Okay, so this is how things are. Now, US की basic economy, if we look at the basic economy of US, right, where their money is coming from, this whole green that you can see, right, this whole green that you can see are financial services. This whole green that you can see is financial services. You look into any financial service provider, right? May it be Citibank, may it be Standard, may it be ALFS, may it be, इसमें आपको अमेरिका का पैसा मिलेगा ही मिलेगा. पैसा डाल करके पैसा बना रहे हैं. This is the complete financial sector that they are having, which is the largest sector. And the second largest that you can see is the professional service and the business service, which includes computing, consultancy, right? These are all engineering services, not engineering, but then engineering services. So these are the two major sectors wherein you have got US, but all said and done, they have got a huge manufacturing sector as well. 11% of manufacturing sector, यानी कि 27 ट्रिलियन का 11% का तो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. और ये क्यों इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट पीपल हु वांट टू गो इन फॉर इंजीनियरिंग विल डेफिनेटली फाइंड जॉब्स, कंप्यूटर्स दे विल डेफिनेटली फाइंड जॉब्स, एंड पीपल हु वांट टू गो इन फॉर अकाउंटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट विल आल्सो फाइंड जॉब्स. these are the sectors. ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स हैं टू द यूएस इकोनॉमी, राइट? ओके, ऑफ कोर्स services, professional services may obviously you will also have biological services, you will also have those services as well. So these are the major contributors, right? Okay, fine. So we are not really looking at retail, wholesale, agriculture, mining. ये सब ठीक है. This is only 50% of, rest combined is 50%. Let us put it that way. पर ये तीन sectors के लिए US में काफी अच्छा scope है. So anybody who wants to go in for management, finance, right, these are all people who can go. Anybody who wants to go in for engineering, for computer sciences, for biotechnology, these are all very beautiful places, beautiful people that they'll find jobs in the US, right? But the more important statistics for us is this right one. हमारे लिए more important statistics is on the right. Now you can see that these are province wise. जैसे मैंने आपको बताया कि US में 50 provinces है, 50 states हैं. These are province-wise GDPs. As you can see that the first number one province is California. California ये सबसे आगे है, right? The total Californian GDP is about 2.5 trillion. It is around 2.5. इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा. अभी थोड़ा पुराना फिगर होगा. Right now it must be around 2.75 trillion. एक state, one state of US has got GDP which is equal to the whole country of Canada. Right, which is amazing actually, right? आप अगर देखने जाओ तो पहले 10 को अगर आप ऐड कर लो, first 10 if you add, right, this is almost equal to the second largest economy, which is around 17 trillion, which is China, right? पहले दो को ऐड करने पे मेरे ख्याल से ये 5th largest इंडिया जैसी तो बनी जाती है, right? So this is how the state, the country of US is. So obviously for very very simple reasons, अगर स्टूडेंट हमें पूछे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, where I should go into the US, we should simply follow this. We should follow this कि भाई कैलिफोर्निया जाना चाहिए तेरे को, या तो टेक्सास जाना चाहिए, या तो न्यूयॉर्क जाना चाहिए, या तो फ्लोरिडा जाना चाहिए, राइट? या तो इलिनॉय जाना चाहिए, पेंसिल्वेनिया जाना चाहिए, न्यू जर्सी जाना चाहिए, ओहायो जाना चाहिए. ये जगह और कुछ भी थोड़े बहुत और भी चीज़ें हैं, जैसे नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया है, ये है ना थोड़े रेसिस्ट टाइप के ये हैं, तो हम इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सजेस्ट नहीं करेंगे. दैट वी आर गोइंग टू कम टू राइट नाउ. बट समबडी कम्स टू यू एंड आस्क्स कि मुझे यूएस में कहाँ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है. आप अगर इसको फॉलो करो, इफ यू जस्ट फॉलो दिस, राइट, योर स्टूडेंट्स विल बी सेटिस्फाइड. क्योंकि स्टूडेंट्स को मालूम है वहां जाकर के मेरे को जॉब अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा कैलिफोर्निया इज इक्वल टू कनाडा,
एक स्टेट इज इक्वल टू कैनेडा, लेट अस पुट इट दैट वे, राइट? सो आई एम क्वाइट श्योर दैट वी कैन फॉलो दिस वन. व्हाट अबाउट इंडियंस? कहाँ है, क्या है? In terms of students by country per annum, China is still leading. We have just overtaken China in the UK. UK में हमने चाइना को अभी ओवरटेक किया है. यूएस में अभी भी चाइना लीडिंग है, राइट? लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स चाइना से जाते हैं. लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स हर साल इंडिया से पढ़ने के लिए यूएस जा रहे हैं, राइट? और बाकी फिर कंट्रीज यहाँ पे हैं, एज यू कैन सी. इवन नेपाल से 11,000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बट नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट चाइना एंड इंडिया इज प्रोवाइडिंग. चाइना और इंडिया को मिला करके वर्चुअली यूएस का मार्केट पूरा सैचुरेट हो जाता है. 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में हर साल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, राइट? नाउ एक्चुअली दे आर गोइंग टू इंक्रीज दैट. ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड. ठीक है. व्हाट अबाउट द इंडियन डायस्पोरा? इंडियन डायस्पोरा, लीगल डायस्पोरा, दिस इज द फिगर ऑफ 2022, राइट, इज 44.02 lakhs. ऐसे लोग हैं, इतने लोग हैं जो कि इंडिया के यूएस में हैं और उनको सिटीजनशिप मिल गई है. दे आर ऑल अमेरिकन्स नाउ, दे आर इंडियन अमेरिकन्स. दैट इज द इंडियन डायस्पोरा, राइट? चाइना इज 50.25 lakhs, लेकिन इंडियंस की तादाद यूएस में कम से कम 1 करोड़ जितनी है. इफ यू कंसिडर पीपल हु आर ऑन स्टूडेंट वीजाज, पीपल हु आर ऑन H1 टेम्पररी वीजाज, right, H1Bs or H1As, right, and a very big community of Gujaratis who are living on a B1 B2 visa रहते हैं लेकिन illegally रह रहे हैं. इसको आप पूरा कंसिडर करो तो इंडियंस लगभग 1 करोड़ इंडियंस, 1 करोड़ इंडियंस आर इन द यूएस. पर ऑफिशियल फिगर्स 42.02, राइट? ओके. और 5 लाख पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशीज भी हैं, एज यू कैन सी. बट ऑब्वियसली दीज 3 आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स. Philippines, India and China. Philippines obviously majorly a Catholic country, very good English, right? A lot of people migrate to the US. Okay. 10 cities with the highest populations, right? Okay. So San Jose, this is in California. San Francisco, California. Los Angeles, California. As you can see that major parts of the Indian diaspora जो है वो कैलिफोर्निया में रहना पसंद करती है, राइट? उसका कारण है lot of IT industries are in California and hence major part of Indians would like to stay in California. इसलिए बिना कुछ सोचे आपको आपके स्टूडेंट्स को कैलिफोर्निया एज अ स्टेट आप उसको बिल्कुल अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो कि आप कैलिफोर्निया जा सकते हो. Of course, there are people who will have relatives who might look into Texas, they might look into Houston. ठीक है, वो relatives है तो ठीक है, otherwise नहीं, right? New York, another place, obviously New York natural है, it is like Mumbai, so a lot of people would like to go to stay in New York. लेकिन यहाँ पे maximum जो people who are looking at part times, वो लोग काफ़ी यहाँ पे जाना पसंद करेंगे. लेकिन अगर कोई फोकस्ड बंदा है तो उसको कैलिफोर्निया सजेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है. वो आएगा और आपको 100 टाइम्स अच्छा दुआ देके जाएगा कि आपने अच्छा मेरे लिए ऑप्शन चूज करके दिया. These are some people who are very noteworthy Indians who are now Indian Americans. I think mostly आप सभी लोगों को सत्या नंडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट का CEO है जानते ही होंगे. ये भाई है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन है. सुंदर पिचाई आप डेफिनेटली जानते होंगे. आई एम क्वाइट श्योर इंदिरा नूई को भी आप लोग जानते ही होंगे, पेप्सी की हेड रह चुकी हैं वो, right? I'm quite sure that most people would know a lot of people who are in this list, right? Now, coming to that, because we are talking about Harvard Business School, can anybody say what is Harvard Business School? Sir, a very well-known institute across the globe from US. Okay. Yeah, so you're correct. It is one of the very well-known institutions across the globe. You can mute yourself. Suraj, you can mute yourself. Okay. So it is a very well-known institution. US में actually खाली US में ही नहीं, there are top level institutions. जैसे US में जो top institutions हैं उनको Ivy Leagues बोला जाता है. They are called the Ivy League universities, right? They are called the Ivy League universities, जो top US के universities हैं. सेम चीज़ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखने जाएंगे तो वहाँ पे भी these are 8 universities.
ऑस्ट्रेलिया में देर इज अ जियो 8 यूनिवर्सिटीज, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज हैं. यूके में देर इज अ ग्रुप ऑफ 24 रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज, दीज आर ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज. यूएस में एक आईवी लीग है जहां पे कि 8 यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कि टॉप यूनिवर्सिटीज माना जाता है. लेकिन क्या ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरीली कि भाई अभी के रैंकिंग के हिसाब से दीज आर ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द यूएस, ऐसा बिल्कुल नहीं है. लेकिन हाँ, हार्वर्ड इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज विच इज ऑल्सो एन आईवी लीग यूनिवर्सिटी. बाय द वे, ये जो आईवी लीग है दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट है जो आईवी प्लांट है, जो कि बेसिकली इट्स अ वीड. आई मीन उसको अगर आप कुछ नहीं करो तो ऐसे ही वो पेड़ उग जाता है. और क्योंकि इतने पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं तो इनकी देख रेख बराबर नहीं हुई थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट. तो इनके सामने वीड्स उग गए तो इनको किसी ने आईवी लीग बताया, राइट. सो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज नाम एक्चुअली नेगेटिव नाम है, लेकिन फिर भी इसको अभी आईवी लीग बोला जाता है. लेकिन ये जो 8 आईवी लीग्स हैं, जैसे कि हार्वर्ड हुआ, राइट, कॉर्नेल हुआ, प्रिंसटन हुआ, येल हुआ, ब्राउन हुआ, ये सब एवी लीग यूनिवर्सिटीज है. लेकिन इनसे कहीं ज्यादा रैंक में अच्छा, मान लीजिए देयर इज अनदर कॉल्ड MIT, आपने नाम सुना होगा शायद, द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसका रैंकिंग इन यूनिवर्सिटीज से ज्यादा होगा. सिमिलरली देयर इज वन कॉल्ड स्टैनफोर्ड, राइट, देयर इज वन कॉल्ड स्टैनफोर्ड. ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी इन यूनिवर्सिटीज से हायर रैंक होगा. सेम विद द कैलटेक. कैलटेक जो कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी है, कैलटेक, ये यूनिवर्सिटी भी रैंक वाइज इन यूनिवर्सिटी से ज्यादा होगी. लेकिन हाँ, फिर भी इनका एक देयर इज रुतबा है, इसलिए उसको आईवी लीग यूनिवर्सिटी में का दर्जा दिया जाता है. दीज आर ओल्ड यूनिवर्सिटीज जनरली, मोस्टली. वैसे कॉर्नेल वगैरह तो ओल्ड भी नहीं है, लेकिन हार्वर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन आई थिंक 1637, वे बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस. तो ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की यूनिवर्सिटी है. यूएस तब इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, यूके के राज में था. जैसे हमारी भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो कि ब्रिटिश राज से पहले की यूनिवर्सिटीज हैं. तो सिमिलरली ये यूनिवर्सिटी भी, सो दिस दैट मेक्स इट अराउंड अबाउट 400 year old यूनिवर्सिटी, राइट, इन द यूएस. नाउ दिस स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कौन कौन सी कंपनीज हैं विच आर द लीडिंग कंपनीज इन यूएस. ये हमें स्टैटिस्टिक्स देखना चाहिए. ये तो काफ़ी सारे नाम आप लोगों को शायद पता होगा इनमें से, आई एम क्वाइट श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट देन ये स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए, ये वाला स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एज यू कैन सी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज गूगल, जिसको कि अभी रीनेम करके वो लोग अल्फाबेट करने की शायद बात कर रहे हैं, राइट. एज यू कैन सी इट इज अराउंड 676.45 billion, राइट. दैट वुड बेसिकली मीन कि अगर 20th कंट्री के नीचे आप अगर आ जाओ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, राइट, दे आर ऑल लोअर देन गूगल इटसेल्फ. पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो एक कंपनी से कम है या छोटी है, राइट. सो दिस इज गूगल. देन देयर यू हैव गॉट एप्पल, शायद आपको शायद पता ही होगा. मोबिल ऑयल सबको पता होगा. माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वॉलमार्ट, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेवरॉन, बैंक ऑफ अमेरिका, मास्टरकार्ड, Pfizer, this is biotechnology company as you would know, right? Okay, and Hathaway, ये सब आपको पता होगा. These are all companies which are the top companies in the US. इसमें से काफी सारी कंपनीज कैलिफोर्निया में है. कैलिफोर्निया, so basically we are looking at California as a state, okay, Ohio as a state, Texas as a state, Washington as a state, and New York as a state. ये कुछ states हैं जो कि हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए. स्टूडेंट्स व्हेन दे कम एंड आस्क कि हमें कहाँ जाना चाहिए यूएस में, वी शुड लुक एट दीज स्टेट्स बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ दीज स्टेट्स आर एब्सोल्युटली, एंड द कंपनीज इन दीज स्टेट्स विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो फिर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं तो H1B नहीं, H1B नहीं तो घर वापस, एज सिंपल एज दैट. सो which are the states in US that we should, so this is how the US map looks like. Which are the states in US that we should look at? तो हम लोग ये 50 में से कैलिफोर्निया ऑब्वियसली नंबर 1 चॉइस फॉर अस, जहाँ पे कि हमें देखना चाहिए कि भाई हाँ, वी शुड लुक एट कैलिफोर्निया फॉर सेंडिंग आवर स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर श्योर. सो कैलिफोर्निया इज द फर्स्ट स्टेट दैट वी शुड लुक एट. कोई कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहता तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द मिडलैंड,
this is the west coast and this is the east coast, right? So मिडलैंड में हमें बहुत सारे ऑप्शन शायद बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे फॉर मेनी वेरी वेरी रीजंस. पहली बात तो यहाँ पे अदर देन द स्टेट ऑफ टेक्सास काफ़ी जगहों पे ऐसा है कि भाई आपको अच्छी कंपनीज उतनी बात ज़्यादा नहीं मिलेगी. कंपनीज हैं एक दो अच्छी कंपनीज हैं, जैसे डेनवर, राइट? जॉन डेनवर का नाम अगर किसी ने सुना होगा. दिस आर ऑल कंट्री साइड्स एज यू कैन अंडरस्टैंड. सो खेत खलिहान बहुत ज़्यादा है तो एग्रीकल्चरल एरियाज में. और कुछ जगहों पे जैसे एरिजोना है, राइट? दिस इज कंप्लीटली अ डेजर्ट, राइट? ओके, यूटा, राइट? यहाँ पे वो एरिया 51 है, शायद किसी ने सुना होगा नाम, जहाँ पे कि वो दे से दैट यूएफओज आए थे, राइट? सो कैलिफोर्निया या Oregon, this is another state. Washington, another state on the left, right? On the west coast, as you can see. New York, obviously, we are looking at this whole portion of New York. This can obviously looked at, right? New Jersey, एक छोटा सा New York के एक छोटा सा नीचे there is a portion called New Jersey, right? So we can look at New Jersey as well. Texas, जैसा मैंने आपको बताया, this is a state that we can look at. There are places, right? There's like Austin. Right? Okay, there are places. Texas is what we can. Illinois is another state we can look at. Right? Okay, we have got a lot of representations in these institutions. Okay, Arizona, another state we can look at, but then these should always be our second priority. Yeah, Florida is something that we can look at. Florida is nothing but it is the Goa of US. Lots and lots of jobs, but then part-time jobs. शायद बहुत अच्छी कंपनीज, लंबी कंपनीज, बड़ी कंपनीज यहाँ नहीं है, but then हाँ, the rich and famous would go to Florida, right, to spend their vacations and things like that. Lot of crocodiles. Florida is infested with crocodiles. काफी बार लोगों के घर में crocodiles घुस जाते हैं. So yeah, this is something that we can look at. Wisconsin, another place that we can look at, which is completely at the top of this place. We can look at whether this should always be our second. Ohio, okay, fine, we can look at that. Alabama, we can look at. And people who want to go and study, बहुत ज़्यादा जिसको कि पढ़ना हो कि भाई हाँ बहुत हाई फाई पढ़ना हो, तो probably yeah, we can look at Massachusetts. This is another place. जैसा मैंने आपको बताया, हार्वर्ड मैसाचुसेट्स में लोकेटेड है. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT, which is also based out of Massachusetts. The obviously capital is Boston, right? Boston शायद आप लोगों ने सुना भी हो, right? Now how does it stack up? We'll finish off in 10 minutes. How does it stack up? If you actually look at it, right, the total population of 33 crores, जो कि हम total population 33 crores का बोलते हैं, right? These are the province-wise distribution of the things. So let us look at California. Obviously, the capital is Sacramento. We have got representations in Sacramento as well, right? We have got California, State University Sacramento with us, and we have also got the largest city, which is LA or Los Angeles, right? Okay, so 3 crore का population है, right? But then this is not going to make you the reading. What makes the reading is the next statistics. What makes the reading is the next statistics. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्टूडेंट को कहाँ भेज रहे हैं, right? Actually, if you go on to see, पहले 20 cities के बाद, if you look at the 21st largest city in the US, which is Nashville in Tennessee, right? You'll be able to find that the whole city has got 6 lakh population. Okay, which is like Bharuch. Okay, पूरा city में, which is the 21st city in US in terms of population, its population is 6 lakh people. In fact, Varacha Road में 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं. So basically, इसके नीचे आना, right? It is going to be very difficult for students to find part-time jobs. They might find companies, right? जैसे Las Vegas है, right? It is very famous for casinos and things like that, right? But then I doubt that with this kind of ये सब लिए हुए होंगे. और टॉप 50 अगर हम देखें, अगर 50th पे हम आ जाते हैं, which is Arlington. Lot of people are going to Arlington, Wichita. We have just applied. मेरे ख्याल से मयूर सर आपके वो क्या नाम है उसका, कली देसाई बोल के एक स्टूडेंट थी who wanted to apply for Wichita, right? Wichita, yes, right. The total population of Wichita is 4 lakhs, right? वो मेरे सोसाइटी में 5 सोसाइटी मिला करके 4 लाख लोग रहते हैं. So it is not really worth giving these. So basically we should look at the top 20 cities,
in terms of giving people options. We should not go below that. I am quite sure. So obviously, we can look at San Francisco. We can look at Sacramento. We can look at those places. Agreed. These are some beautiful cities of US, right? I leave it to your discretion. New York, San Francisco, Washington, Seattle, Dallas, San Diego, Boston, Houston, Philadelphia, Chicago. We have got some small write-ups, but then I don't think that we will deliberate. We don't have the time to deliberate on each of these cities and how they are, right? So, but then yes. Now, very important is the weather, because a lot of people are going to ask you कि भाई कहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है. Obviously, we are not sending people to places like Alaska, right, which is very near to the North Pole, when the average temperature in centigrade is, you can see, is -3, right? So we are not really looking at such places. But then yeah, anything which is 15 and above, I'm quite sure these are all places wherein people can look at staying. The average temperature which is 15 and above, right? But then yes, it does snow at places in US. So I'm quite sure that that is something that, so even if you're okay with cold, then probably you're looking at 10ish, 9ish. It's still okay. So most of the US is still okay that way. It is not that it is really really cold. But then yeah, it would snow. Winter temperatures will go into negatives, right? If you look at the minimum temperatures, right? If you look at the lowest temperatures, which is the average low temperature in Fahrenheit, right? You will find that places have got 50s, right? Places they have got 50s out here, right? Which is negative temperatures in terms of Celsius. Still, but then we will have to live with that. But then that's okay. And if you look at the average precipitation or the rainfall, it is more or less quite okay. हर एक जगह पे एवरेज रेनफॉल एक जैसा ही होता है. इंडिया जैसा तो बहुत कम जगहों पे होता है, वेरिन मतलब कभी कभी सूरत, साउथ गुजरात में आप देखो तो एक ही दिन में 4 इंच की बारिश हो जाती है, राइट? मल्टीप्लाई दैट बाई से अराउंड व्हाट 30 days ऑफ रेन एटलीस्ट, राइट? 120 इंचेस तो हमें मिलता ही है एक साल में. आप देख सकते हो कि 120 इंचेस तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलता है. बट देन या इफ यू लुक एट एरिजोना एंड थिंग्स लाइक दैट, जस्ट अ सेकेंड इफ आई कैन रब दिस ऑफ. इफ यू लुक एट एरिजोना, यू कैन सी दैट दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट. जैसा मैंने आपको बताया कि ये डेजर्टिक कंडीशंस हैं यहाँ पे, इसमें बारिश होती ही नहीं है पूरे साल में. 11.6 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दुबई. So these are places wherein you will face eventually you will face problems like water crisis. Students को तो खास इसमें रहेगा ही रहेगा. ये सारी चीज़ें रहेगी यहाँ पे. So these are the weather conditions of US. I would finish off day 1 with this note because we are almost out of time also. I would have loved to cover some of these cities, but then ठीक है, we had a lot of problems with internet today. Lekin I'll wind off day 1. I hope that you have got some information. I'll leave the house open for 5 minutes for questions. Anybody got questions, please ask. तो काउंसलिंग से पहले हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सिटीज़ वी हैव इन अ पर्टिकुलर कंट्री. कहाँ पे स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए, उस कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, उस कंट्री का जियो पोलिटिकल सिचुएशन कैसा है, विच आर द स्टेट्स दैट अ कंट्री, विच आर द प्लेसेस दैट अ कंट्री कैन दैट यू कैन सेंड पीपल टू, and which are the industries that this country will have to offer, right? So you don't send anybody to the US for cricket coaching because you will not find, though US cricket team is now coming up, but they're not as an industry as of now, right?